Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's economics class we will discuss about planning in India. इस टॉपिक के अंदर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं है, मेनली हमें सब कुछ याद ही रखना है और इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके बिल्कुल डायरेक्ट ही आएंगे और इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर से अपडेट चीज होंगी वो हम मई या फिर फरवरी और मार्च के टाइम पीरियड के अंदर कवर कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट. प्लानिंग इन इंडिया. प्लानिंग इन इंडिया से यहाँ पर सिर्फ इतना मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई, बिफोर ब्रिटिश एरा कैसे स्टार्ट हुई, मतलब 1947 से पहले इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या किया गया और 1947 के बाद इकोनॉमिक प्लानिंग को कैसे प्रोसीड किया गया, वो सब कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सबसे पहले है कि जब हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 के अंदर, जब इंडिया के अंदर कैसी कंडीशन थी. इलिटरेसी पीक पर थी, हेल्थ केयर की बहुत कमी थी, इंश्योरेंस की कमी थी. आज के टाइम पे आपको कितनी टाइप के इंश्योरेंस मिलते हैं, फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, काफी चीजें होती है. प्राइवेट सेक्टर बहुत वीक था, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में ही था. पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, महंगाई बहुत ज्यादा थी. उस टाइम पर जितने लोगों की अर्निंग थी उससे ज्यादा उनको चीजें फेस करनी पड़ रही थी कि अगर उनकी 5 रुपए की अर्निंग है तो उनका जो मंथली एक्सपेंसेस एक बेसिक लाइफ को जीने के लिए वो आप मान सकते हो 10 रुपीज हो जाता था, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई था. अब चीजें क्या हुई कि पहले इंडिया किससे, जो इंडिया के इकोनॉमिस्ट थे वो कहाँ की इकोनॉमिक प्लानिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो थे रशियन एक्सपेरिमेंट से. वो रशिया के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, रशिया जो उस टाइम पीरियड पर डेवलपमेंट कर रहा था, उससे इंडिया के इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और स्टार्टिंग में उन्होंने रशिया की पॉलिसी को ही अपनाना चाहा कि जिस टाइप से रशिया ने इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनी को प्रोसीड किया वैसे ही इंडिया भी करे, तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत इजीली हो जाएगा. अब हिस्ट्री क्या है. अब 1930s के अंदर बहुत फेमस ग्रेट डिप्रेशन आया. कहाँ पर आया यूएसए के अंदर था, जिससे पूरा वर्ल्ड को परेशानी हुई, पूरे वर्ल्ड के अंदर चीजें बिगड़ गई इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर. उस टाइम पीरियड के अंदर जो एक जगह थी जिसके अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, जिनको इकोनॉमिक क्राइसिस फेस नहीं करने पड़े, वो थी आपकी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जो आज के टाइम पर आपका रशिया का रीजन है और 15 यूरोप की कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स को मिलाकर उस टाइम पर आपका यूएसएसआर था. तो यूएसएसआर को उस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस नहीं करने पड़े. यूएसएसआर के एरिया को अगर हम छोड़ दें तो उस टाइम पीरियड पे पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे. उसके बाद पहला सिस्टमेटिक वर्क इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया के अंदर हुआ 1934 के अंदर. किसने किया? एम विश्वेश्वरैया ने एक प्लान फॉर्मुलेट किया, 10 ईयर प्लान, किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. और जिसके बारे में उन्होंने किसके अंदर लिखा? अपनी बुक के अंदर लिखा. उनकी बुक का नाम क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया. उसके बाद हमने ये मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में भी देखा था, क्या सेटअप हुई? नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई 1938 के अंदर. उस टाइम पीरियड पर आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे और उन्होंने ही इस कमेटी को बनाया और इस कमेटी के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? जवाहरलाल नेहरू को अपॉइंट किया गया. लेकिन इस सेम टाइम पीरियड पर ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशंस आ गई थी, उसकी वजह से जो कांग्रेस थी उन्होंने गवर्नमेंट से, प्रोविजनल गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया था और इस कमेटी का बनाने का कोई भी ज्यादा बेनिफिट हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं हुआ. उसके बाद बात आई बॉम्बे प्लान की 1944, जो किसने बनाया? कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो उस टाइम पीरियड के थे, स्पेसिफिकली जो बॉम्बे के रीजन में थे, जिनमें आपके पुरुषोत्तम दास हैं, जेआरडी टाटा है, जीडी बिरला है. इन्होंने एक डेवलपमेंट प्लान को पब्लिश किया जिसको बोला गया बॉम्बे प्लान 1944. इन्होंने इसके अंदर एम किया कि नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए 1944 से जो आने वाले 15 साल होंगे उनके अंदर हम ट्राई करेंगे कि इंडिया की जो फिलहाल 1944 के अंदर पर कैपिटा इनकम है वो आने वाले 15 साल के अंदर क्या हो जाए? डबल हो जाए. ये उनका मोटिव था जो उन्होंने बॉम्बे प्लान के अंदर पब्लिश किया और बॉम्बे प्लान के अंदर मेंशन किया. और इसी तरीके से उन्होंने कुछ आइडियाज दिए कि कैसे हम अपनी लोकल मार्केट्स को बूस्ट कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. उसके बाद आया गांधी प्लान, सेम 1944 में. अब गांधी जी के जैसे थॉट्स थे उसी टाइप से उनका प्लान था, जिनको उन्होंने सामने रखा
और फॉरवर्ड किसने किया? एस एन अग्रवाल ने उस चीज को एक्सप्लेन किया। और गांधी प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए? हमें सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कि हमें रूरल सेक्टर को, जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर रूरल डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली कंट्री भी जो है वो ग्रोथ करेगी। और जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज है, और जो हमारा एग्रीकल्चर है, अब आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, ये दोनों चीजों के अंदर आपको डोमिनेंस किसका मिलता है? रूरल एरियाज के लोगों का ज्यादा मिलता है। रूरल एरियाज में ही एग्रीकल्चर का डोमिनेंस होता है, आज भी और पहले भी। तो गांधी जी ने बोला कि हमें इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए, इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। उसके बाद आया एक पीपल्स प्लान 1945। ये भी एक 10 ईयर का प्लान बनाया था। किसने बनाया था? एम एन रॉय ने, जो किससे बिलोंग करते थे? कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। इसके अंदर भी इन्होंने क्या बोला कि हमें एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा, हमें कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज के प्रमोट करना चाहिए, वो इंडस्ट्रीज जो कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमें थोड़ा सा खुद का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, और हमें नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो उन्होंने इस प्लान के अंदर मेंशन की। अब आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है, बिकॉज क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देन आपका आया सर्वोदय प्लान 1950। ये किसने ड्राफ्ट किया था? ये ड्राफ्ट किया था जयप्रकाश नारायण ने। इस प्लान के अंदर भी उन्होंने जो सेम वही चीजें अप्लाई की जो गांधीयन प्लान के अंदर थी, कि हमें रूरल सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, स्मॉल स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हमें लैंड रिफॉर्म्स करने चाहिए। बिकॉज अगर हम देखेंगे इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, सारी जमींदारी सिस्टम था, जिसकी वजह से पीजेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो बहुत ज्यादा सफर करते थे। तो ये चाहते थे कि लैंड रिफॉर्म्स हो और वो सारी चीजें खत्म हो, और फार्मर्स को उनके राइट्स भी मिले, उनको उनका हक भी मिले, साथ में वो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन भी अच्छा करें और डेवलपमेंट भी हो, और उनको कोई प्रॉब्लम भी ना फेस करनी पड़े। अब 1950 के बाद आपका इस्टेब्लिश हुआ प्लानिंग कमीशन। 1950 के बाद 1951 के अंदर आपका पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। प्लानिंग कमीशन कब बना? 1950 में बना। किसने बनाया? मेनली ये कांग्रेस की पॉलिसी थी कि ऐसे ऐसे प्लानिंग कमीशन बनेगा। 1950 में बना भी, और प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स को पब्लिश करेगा। फिर हर 5 साल में जो आपका प्लान था वो आता रहा। बीच में कुछ ईयर्स ऐसे थे जहां पर जब नहीं आया। ऑलमोस्ट आपका जब से लेकर 1951 से लेकर आपका 2012 तक, 2012 में आपका लास्ट प्लान आया था, जब तक आपके 5 ईयर प्लान जो थे लॉन्च होते रहे। सभी प्लान्स के अंदर अलग अलग टारगेट थे और अलग अलग चीजें थी कि हमें ये ग्रोथ चाहिए इन 5 सालों में, बिकॉज 5 साल की गवर्नमेंट होती है, उस हिसाब से आपके 5 ईयर प्लान भी प्रोसीड करते थे। अब देखेंगे हम 5 ईयर प्लान्स के अंदर कौन से प्लान के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, कौन से प्लान के अकॉर्डिंग ग्रोथ हुई, किस प्लान के अकॉर्डिंग ग्रोथ ज्यादा हुई, कहाँ कम हुई, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग ने। पहला 5 ईयर प्लान, टारगेट ग्रोथ 2.1 थी, एक्चुअल ग्रोथ कितनी? 3.6। इससे हम मान सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हैरोल्ड डॉमर मॉडल भी बोला जाता है, बिकॉज ये इसके ऊपर बेस था, इसीलिए इनके नाम से भी इस प्लान को जाना जा सकता है। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है इन द मैच द फॉलोइंग सेक्शन, कि 4 प्लान लिखे हैं, उनके बारे में कुछ कुछ अलग अलग लिखा है और आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हैरोडोमा प्लान किसको बोला जाता था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बोला जाता था। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर क्या था? आपका फोकस कहाँ था? एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा फोकस था, प्राइस को स्टेबलाइज करना था, इन्फ्लेशन को कम करना था, पावर के ऊपर ध्यान दिया गया, ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया गया, और एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया 1952 के अंदर। ये था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से सारी चीजें पता होनी चाहिए सभी 5 ईयर प्लान की, और एक आपको थोड़ी सी डेट का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा 5 ईयर प्लान कौन से टाइम पीरियड के अंदर था। ग्रोथ का परसेंटेज याद ना रहे चलेगा बिल्कुल, कि ये ध्यान ना रहे कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो के ऊपर ध्यान दिया गया, वो भी चलेगा। फिर भी नॉलेज के लिए ये क्या था? इसका मतलब ये था कि हमें ये देखना है कि कितनी चीजें प्रोड्यूस करने के लिए, कितनी आउटपुट निकालने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए, उस हिसाब से हमें चीजें प्रोसीड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 kg राइस प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए
100 kg राइस को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना फील्ड लगेगा, फील्ड के ऊपर कितना पैसा लगेगा, बिकॉज सीड्स वगैरह चाहिए, पानी की जरूरत है, बाकी चीजें हैं, वो सारी चीजों को ध्यान रखा गया। और सेम इसी 5 ईयर प्लान की वजह से आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो भी स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है सेकेंड 5 ईयर प्लान, 1956 से 61 में आया। इस प्लान को क्या बोला जाता था, इस मॉडल को बनाया था पीसी महालनोबिस ने, तो इसीलिए इसको महालनोबिस प्लान भी बोला जाता है। इसके अंदर एक चीज की गई, वैसे नॉर्मली जो इकोनॉमिक्स का कहना है वो यही है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर जो चेंजमेंट लाए गए वो उस टाइम पर इंडिया को नहीं लाने चाहिए थे, उनको एक चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, बट जो हो गया वो हो गया, हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके अंदर चेंज क्या आया कि एग्रीकल्चर से फोकस कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, इंडस्ट्रीज पर शिफ्ट कर दिया गया, बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, हैवी इंडस्ट्रीज को भी सेटअप करने जाने लगा, बेसिक इंडस्ट्रीज को भी सेटअप किया गया, और जितने आपके इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है, आपका रौरकेला स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, जो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड वहां पर स्टेब्लिश किए गए, उन सभी को भी कब स्टेब्लिश किया गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान के आने के बाद। अलग अलग प्लान को अलग अलग कंट्री के साथ मिलकर पब्लिश किया गया और बनाया गया, और आज के टाइम तक भी वो इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट्स है इंडिया के अंदर। बट फिर भी ऐसा माना जाता है कि मे बी अगर उस टाइम पर इंडिया शिफ्ट नहीं करती सेकेंड 5 ईयर प्लान पर के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, एग्रीकल्चर पर ध्यान रखती, तो मे बी एग्रीकल्चर के फील्ड में तो आज हम वर्ल्ड में नंबर 1 होते। हालांकि हम वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं है, वर्ल्ड मैक्सिमम जगह पर चाइना ही है, और वहां पर अगर हम नंबर 1 रहते हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती वो। अब वही चीज है कि फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बट आप साथ में सोचो एसएससी भी कर लेता हूँ, पीसीएस एग्जाम भी दे लेता हूँ, और उसकी वजह से आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, और वहीं अगर आप एक जगह फोकस रखोगे कि यूपीएससी करना है तो सिर्फ फोकस यूपीएससी पर ही रखे, तो उस चीज में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज हर एग्जाम की अपनी डिमांड है, हर एग्जाम की अपनी तैयारी है, और हर एग्जाम की अपनी स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर जो टारगेट थी उससे थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई, बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट और थोड़ी सी डिस्टरबेंस भी चल रही थी। साथ में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर रिजोल्यूशन था 1956 वो भी इसी प्लान के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आपका थर्ड 5 ईयर प्लान आया 1961 से 66। इसमें टारगेट ग्रोथ ये थी, बट टारगेट ग्रोथ से एक्चुअल ग्रोथ रेट बहुत कम था। सिंपल सा रीजन था, उस टाइम पीरियड के अंदर 1962 के अंदर आपका चाइना के साथ वॉर चल रहा था, फिर उसके बाद 1965 में आपका इंडो पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, और 65 के 66 के बीच में आपके ड्रॉट की सिचुएशन भी चल रही थी। साथ में जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर 66 तक आते आते लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे सेकंड पीएम बने उनकी भी अचानक से डेथ हो गई, तो काफी डिस्टर्बिंग फेज था, इसलिए इस प्लान के अकॉर्डिंग चीजें वर्क नहीं हुई, और उस टाइम पीरियड पर हम अपनी ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाए। नॉर्मली अगर एम की बात करें, एम यही था कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, कि इंडिया को अपने पैरों के ऊपर होना है, इंडिया को ऐसा बनना है कि हर चीज इंडिया वाले खुद कर पाए, उन्हें बाहर से ज्यादा हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, वो एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी दे, साथ में इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान दे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी ध्यान रखे, और नॉर्मली सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश इंडिया कर रहा था। फिर क्या हुआ, 3 साल का ब्रेक आया 5 ईयर प्लान के अंदर 66 से 69 तक। ब्रेक का रीजन सिंपल था, इंडिया की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए ऐसा सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक उस चीज से लेते हैं, और इसको एज अ डिस्क्राइब किया गया प्लान हॉलीडे, इसको डिस्क्राइब किया गया। इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट किया गया, आपकी जो एचआईवी सीड्स थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फर्टिलाइजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, काफी प्रॉब्लम भी आ रही थी, एग्रीकल्चर क्राइसिस भी इंडिया फेस कर रहा था, तो काफी डिस्टर्बिंग टाइम वो चल रहा था, इसीलिए आपका एक प्लान हॉलीडे भी किया गया। और प्लान हॉलीडे के अंदर भी गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि वो डेवलपमेंट करने की कोशिश करे, और इंडिया ने जो 66 के अराउंड ड्रॉट सिचुएशन इंडिया में चल रही थी उससे भी इंडिया ओवरकम कर पाए। फिर आपका इंट्रोड्यूस हुआ फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74। टारगेट ग्रोथ रेट से यहाँ पर भी एक्चुअल ग्रोथ रेट कम था। उसका मेजर रीजन था कि ये देखो टाइम पीरियड वही है, 1971 के अंदर आपका फिर से इंडो पाक वॉर हुआ जब बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, इसीलिए चीजें वहां भी ज्यादा
स्टेबिलिटी नहीं मिली और हम वहां भी एक्चुअल ग्रोथ रेट को नहीं अचीव कर पाए। साथ में वॉर की वजह से काफी बांग्लादेश से काफी रिफ्यूजीज भी इंडिया के अंदर आए। अचानक से इंडिया की पॉपुलेशन भी बूस्ट अप हो गई और काफी चैलेंजेस थे। और कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस एक लीडिंग पार्टी उस टाइम पीरियड की थी और कांग्रेस के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी उस टाइम पर बहुत ज्यादा चल रहे थे, बिकॉज इंदिरा गांधी पीएम बन चुकी थी और जो सीनियर कांग्रेस के अंदर सीनियर पॉलिटिशियंस थे उनको वो उनके डिसीजन पसंद नहीं थे। कांग्रेस खुद उस टाइम पीरियड पे डिवाइडिंग फेज के अंदर चल रहा था, तो इस वजह से 4-5 ईयर प्लान के अंदर भी हम अपनी चीजों को अचीव नहीं कर पाए। देन 5th 5 ईयर प्लान है 1974 से 79 तक। यहाँ पर टारगेट ग्रोथ 4.4% थी, एक्चुअल ग्रोथ हुई 4.8%। यहाँ पर मेजर चीज ये थी कि ग्रोथ रेट तो यहाँ पर शो हुई, एक्चुअल ग्रोथ रेट दिखी भी, बट ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ हुई है तो इंडिया की कंडीशन के अंदर भी सुधार आया। नहीं, इंडिया की जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी उसकी कंडीशन के अंदर यहाँ पर भी कोई सुधार नहीं आया। उसका मेजर रीजन ये थे, सबसे मेजर रीजन था इमरजेंसी, जो आपकी 1975 से लेकर 77 तक चली। वो एक मेजर रीजन था कि उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। और मेन स्लोगन 5th 5 ईयर प्लान का क्या था? इंदिरा गांधी का बहुत फेमस स्लोगन था, गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये मेजर गोल थे जो आपके 5th 5 ईयर प्लान के अंदर गवर्नमेंट अचीव करना चाहती थी। फिर 77 की इमरजेंसी के बाद जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो नहीं चल पाई और जनता पार्टी ने फिर सरकार बनाई और उन्होंने कुछ टाइम तक रूल किया। उसके बाद दोबारा से कांग्रेस आ गई। 5th 5 ईयर प्लान के बाद फिर से 2 साल का गैप आया रोलिंग प्लान नाम से, 1978 से 80 तक। ये गैप क्यों आया? सिंपल रीजन था, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटना पड़ा था और दोबारा इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के अंदर जनता गवर्नमेंट, जो जनता पार्टी थी, वो जीत गई थी, कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान को ना इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया और उन्होंने रूलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया। बट फिर प्रॉब्लम ये हुई कि जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई वो सिर्फ 2 साल ही चल पाई, इसलिए वो जो ब्रेक था वो सिर्फ 2 साल के लिए आया। उसके बाद 1980 के अंदर दोबारा से कांग्रेस पावर में आई और कांग्रेस ने दोबारा से प्लान को लॉन्च करना स्टार्ट किया। फिर आपका 6th प्लान आया 1982-85। टारगेट ग्रोथ से ज्यादा हमारी एक्चुअल ग्रोथ उस ईयर के अंदर हुई। उस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी इंडिया के अंदर आनी शुरू हुई थी, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी की ही थी, स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हुई थी, नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, थोड़ा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई, पोवर्टी हल्की सी कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हुई। बट फिर भी अब इंडिया का लक है, कुछ मान लो कुछ टाइम पीरियड तक वो चीजें चली, बट उसके बाद इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया, साथ में ब्लू रेवोल्यूशन हुआ, काफी डिस्टरबेंस आई पंजाब, दिल्ली और इस रीजन के अंदर खास करके ज्यादा डिफरेंसेस आना स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से चीजें फिर से स्टेबिलिटी से दूर चली गई। देन आपका 7th प्लान है 1985 से 1990 तक। टारगेट ग्रोथ 5%, एक्चुअल ग्रोथ 6%। अब इसके अंदर सेम चीज थी। अब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी पीएम बन चुके थे, उनके साथ काफी पब्लिक सिंपैथी थी, इसलिए वो फुल मेजोरिटी से थे। उन्होंने काफी अच्छे चीजों को इंट्रोड्यूस किया, काफी अच्छी तरह वर्क भी किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जितनी चीजें वो सॉल्व कर सकते थे उन्होंने सॉल्व की। साथ में उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया, इसलिए चीजें इंप्रूव होना इंडिया के अंदर दोबारा से स्टार्ट हुई और दोबारा से हमने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। देन आपका 8th प्लान आया 1992 से 1997 तक। टारगेट ग्रोथ ये थी, एक्चुअल ग्रोथ 6.8% हुई। इसके मेजर रीजन थे कि वैसे देखा जाए तो माना जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया ने काफी इकोनॉमिक बैकलैश फेस किए, बिकॉज अगर आप एक नॉर्मली आप नाम सुनते हो स्कैम 1992, जिसके अंदर हर्षद मेहता का नाम आता है, वो भी इसी टाइम पीरियड की बात है। इसी टाइम पीरियड के अंदर इंडिया ने एलपीजी अनाउंस किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर आए थे, उनसे काफी चीजें चेंज हुई। इंडिया वर्ल्ड लेवल के ऊपर दोबारा से इंट्रोड्यूस ज्यादा होना स्टार्ट हुआ, हमने बाहर से एक्सपोर्ट ज्यादा करना स्टार्ट किया, इंपोर्ट ज्यादा करना स्टार्ट किया, एमएनसीज आई, काफी चेंजमेंट इस टाइम पीरियड के अंदर आए, प्राइवेटाइजेशन काफी इंप्रूवमेंट हुई। उसकी वजह से चीजें एक्चुअल ग्रोथ तो हो रही थी, बट साथ में एक नॉर्मल लेवल के ऊपर हम देखें, अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स पर देखें तो चीजें कहीं ना कहीं खराब भी थी। उस टाइम पर आपकी जो बीओपी की पोजीशन थी वो अच्छी नहीं चल रही थी, इंडिया के ऊपर जो डेप्ट बर्डन था वो भी इंक्रीज होता जा रहा था। चीजें कई जगह पर ठीक थी तो कई जगह पर चीजें गलत भी
थी, और उस टाइम पीरियड पे जो स्कैम्स वगैरह थे बैंकिंग सेक्टर में अलग जगह पर, वो भी काफी पीक पर थे। बट फिर भी कैसे ना कैसे करके इंडिया ने 8th प्लान के अंदर जो उनके टारगेट ग्रोथ थी उससे ज्यादा ग्रोथ को अचीव किया। उसके मेजर रीजन था आपका एलपीजी रिफॉर्म्स कि जिसकी वजह से इंडिया ने ग्रोथ को तो अचीव किया, बट स्टिल प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, और प्रॉब्लम्स तो आज भी है। फिर आपका 9th प्लान आया 1997 से 2002 तक, जिसकी टारगेट ग्रोथ 6.5% थी, एक्चुअल 5.4% थी। इसके अंदर फोकस किया गया ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी। ये एक 9th प्लान का हाईलाइटिंग पॉइंट था। और ज्यादा फोकस कहाँ किया गया? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, एफडीआईज को ज्यादा प्रमोट किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रमोट किया गया। सोशल जस्टिस और इक्वेलिटी से क्या है कि आप ग्रोथ करो, साथ में जो अदर सेक्टर्स हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट हुआ, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट हुआ। प्राइवेट सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेशन जो था उसको कई जगह पर रेस्ट्रिक्ट भी किया गया, बिकॉज हर चीज प्राइवेट उस टाइम पीरियड पर नहीं पॉसिबल थी। तो ऐसी काफी चीजें भी हुई। साथ में इसी टाइम पीरियड के अंदर हमने थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ दोबारा चीजों को फेस किया, और चीजें कहीं ना कहीं पर वहां पर डिस्टर्ब हुई कि हमारे साथ 1999 के अंदर जो आपका वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, चीजें वहां पर डिस्टर्ब हुई। कुछ पॉलिटिकली इस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं चल रही थी। आपके अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे पहले 2-3 प्राइम मिनिस्टर बहुत बैक टू बैक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर चेंज हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसकी वजह से हम थोड़ा सा ग्रोथ रेट में पीछे रह गए। और कुछ इंडिया ने उस टाइम पीरियड के अंदर थोड़े ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए थे, जिनके अंदर भी हमारे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ, और इंडिया में भी उस टाइम पीरियड पर रेडी था भी नहीं भी था, वो चीजें भी जरूरी थी, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा इंडिया की ग्रोथ रेट के ऊपर उस चीज का डिफरेंस आया। देन आपका 10th प्लान आया 2002 से 2007 तक, टारगेट ग्रोथ 8%, एक्चुअल ग्रोथ 7.6%। इसके अंदर क्या था कि मेनली चीजों के ऊपर ध्यान देना था। अब जो फोकस था वो शिफ्ट हो रहा था। पहले सिर्फ 5 ईयर प्लान के अंदर दो बातें होती थी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, गरीबी हटा देना है। बट अब चीजें चेंज हो रही थी, अब समझ में आ रहा था कि एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एजुकेशन होगी, अगर एजुकेशन प्रमोट होगी तो अल्टीमेटली बाकी चीजें अपने आप प्रमोट हो जाएंगी। हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर किसी इंसान की हेल्थ ठीक नहीं है तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन चीजों के ऊपर जो इश्यूज थे वहां पर चीजें शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई, ध्यान दिया गया। पोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा था कि यस पोल्यूशन पे भी ध्यान देना है हमें, हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो भी हाईलाइट में आना ज्यादा स्टार्ट हुई। तो थोड़ा सा यहाँ से जो चीजें थी, थोड़ी डायरेक्शन थी, वो प्लान्स की चेंज होने लगी, और चीजें थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगी। डिस्टर्बेंस, कुछ डिफरेंस जो डिस्टर्बेंस थी वो इस टाइम पीरियड के अंदर भी हुई। इंडिया ने थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया, थोड़ा कुछ अटैक्स को फेस किया, बट चीजें फिर भी स्टेबिलिटी में थी। हम कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे थे, बस जितना हम उम्मीद थी उतनी ग्रोथ हम नहीं कर पाए। 11th आया 2007 से 12 तक, टारगेट ग्रोथ 9%, एक्चुअल ग्रोथ हुई 8%। यहाँ पर एम क्या था? टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, कि हमें बहुत फास्टली ग्रो भी करना है, बट इस तरह से ग्रो करना है कि हम सभी सेक्टर्स को भी कवर कर पाए, और जो एक बिल्कुल पुअर क्लास है उसको भी हम गरीबी से ऊपर ला पाए। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपकी लॉन्च हुई, जैसे आपकी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड प्रोग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट है, नरेगा। यहाँ पर ये चीजें हुई, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हुई, जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड बातें स्टार्ट हो गई, पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की बात हुई, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात हुई। इस तरह से काफी चेंजमेंट आना स्टार्ट हुए। देन आपका 12th प्लान आया 2012 से 2017 तक, जिसका भी सेम सा मोटो था, फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। अब चेंजमेंट यहाँ आया, यहाँ चेंजमेंट क्या है? 2014 के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पीएम थे। उसके बाद 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, एनडीए को पावर मिली, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो प्लानिंग कमीशन के सिस्टम को खत्म करेंगे, और उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म किया, एक्ट पास किया, और प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस कर दिया गया? नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया।
एंड जो 5 ईयर प्लान्स थे, बट फिर भी गवर्नमेंट ने साथ में ये भी बोला कि जो 12th 5 ईयर प्लान था वो लास्ट प्लान था, उसको कंटिन्यू रखो 17 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 12th 5 ईयर प्लान के बाद कोई भी 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अब आगे चीजें उस तरह से प्रोसीड होंगी जैसे नीति आयोग डिसाइड करेगा और नीति आयोग जैसे पॉलिसीज को बनाएगा वैसे चीजें प्रोसीड होंगी। एक चीज और है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम इकोनॉमिक्स में इस चीज की बात करते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हमारा मतलब किसी भी ह्यूमन फिजिकल उन चीजों से बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ हमारी बात होती है इकोनॉमिक फैक्टर से कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम हमारी इकोनॉमिक जो अचीवमेंट्स हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा वहां पर हम किसी भी चीज को नहीं देखते। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक टारगेट है, आपको कोई बोले इकोनॉमिक अचीवमेंट यहाँ पर तुम्हें करनी है डिस्पाइट द फैक्ट कि और चीजें क्या चल रही है, आप क्या सोचोगे? आप टैक्स रेट बढ़ा रहे हो, तो वहां आपको ये नहीं देखना अरे इससे तो इस सेक्टर को प्रॉब्लम होगी, नहीं। अगर टैक्स रेट बढ़ाने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, आपका जो काम है वो आपको जिस तरह से मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है आप वो कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए हाईलाइटिंग चीज है जब आप इकोनॉमिक टर्म्स में उस चीज की बात करते हो। तो उसके अलावा आप कोई भी चीज नहीं देखते। मेन सोर्सेज क्या होते हैं? सेम यही होता है। टैक्स एक इम्पोर्टेंट सोर्स है किस चीज का? गवर्नमेंट के पास पैसा आने का। टैक्स नहीं आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट आगे उस चीज को यूज कैसे करेगी? तो काफी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करने की सोची कि जहाँ से उनको ज्यादा पैसा उनके पास आए और जब भी वो ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। बिकॉज एक चीज है, आपके पास अब गवर्नमेंट के पास आइडिया है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा लगता है, तो वो उस चीजों से रिलेटेड यहाँ पर बात की जाती है कि यस टैक्सेस आएंगे। मेजर मेजर सोर्सेस कैसे होते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे, आपका टैक्स रिवेन्यू होता है, कुछ नॉन टैक्स रिवेन्यू भी होता है जो इंटरेस्ट से डिविडेंड्स की ग्रांट्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास आता है, कुछ गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं, गवर्नमेंट के एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं जिनको हम सोर्सेज के अंदर काउंट करते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आएगा उस हिसाब से फिर वो ज्यादा सब्सिडीज दे सकती हैं, ज्यादा पुअर क्लास के ऊपर ध्यान दे सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट कर सकती हैं, तो उस टाइप से आपकी पूरी साइकिल चलती है। तो व्हेन इट कम्स टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वहां पर आपका सिर्फ इतना मतलब है कि हमें उस तरह से चीजों को कलेक्ट करना है, चैनलाइज करना है जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक टर्म्स पे गोल क्या होगा कि हमें जीडीपी चाहिए सर 10%, हमें इंडिया का जीडीपी कितना चाहिए? 10% की ग्रोथ रेट पे चाहिए। तो उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो आप जो चीजें कर रहे हो वो उस चीज के अंदर इंक्लूड होती है। अब जीडीपी है, जीडीपी की ग्रोथ रेट दिखाने के लिए आपको सभी सेक्टर्स को कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको हर तरह के पुअर क्लास को भी, मिडिल क्लास को भी, लोअर मिडिल क्लास को भी, रिच क्लास को भी नहीं। जीडीपी तो जो आना होगा एक ओवरऑल कंट्री का जो शो होना होगा वो सिर्फ 2% पॉपुलेशन से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इश्यूज क्या क्या है गवर्नमेंट के पास? काफी इश्यूज हैं, हमारे कुछ टारगेट्स फुलफिल नहीं हो पाते। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे जाती है, उससे भी चीजें प्रॉब्लम होती हैं। कई फैक्टर्स होते, कई सेक्टर के लोग होते हैं या वो टैक्स अवॉइडेंस कर देते हैं कि वो टैक्स पे नहीं करते, टैक्स को अवॉइड करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, ब्लैक मार्केटिंग होती है। वो सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से इंडिया अपनी ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाता। इसके कुछ सॉल्यूशंस भी गवर्नमेंट लेती रहती है। गवर्नमेंट ने कुछ प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से भी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करी। पहले क्या होता था कि पहले जो रेलवे बजट होता था वो अलग आता था आपका। अब बजट क्या होता है? 1 फेब को इंट्रोड्यूस होता है। पहले होता था कि बजट अलग इंट्रोड्यूस हो रहा है, रेलवे बजट अलग से इंट्रोड्यूस किया जाता था, बट अब उस चीज को भी मर्ज किया गया ताकि चीजें सॉल्व हो, थोड़ा पैसा गवर्नमेंट का वहां भी बच सके जिसको वो और ज्यादा डेवलपमेंट के अंदर लगा सके। थोड़े बहुत चेंजेस सब्सिडीज के अंदर होते रहते हैं कि सभी सेक्टर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सिडीज मिले, सभी प्रमोट हो, ग्रोथ ज्यादा प्रमोट हो और गवर्नमेंट को नुकसान कम हो। कई जगह पर टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, जैसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उन चीजों में चीजें अवॉइड की जाती है। कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए जाते हैं जिससे कि जो टैक्सेशन अवॉइडेंस वाली प्रॉब्लम है जो उसको सॉल्व किया जा सके। कुछ ऐसा होता है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनके अंदर कुछ चेंजमेंट लाया जाता है। काफी चीजें गवर्नमेंट हम मान सकते हैं करती है जिससे कि वो टैक्स अच्छी तरह कलेक्ट कर पाए और जितना ज्यादा टैक्स
वो कलेक्ट करेगी उस टाइप से वो अच्छी तरीके से उस टैक्स का गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, जिससे कि अल्टीमेटली मोटो क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज हो पाए। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं नीति आयोग, जिसकी फॉर्मेशन कब हुई, जनवरी 1 2015 के अंदर। नॉर्मली नीति आयोग को क्या बोला जाता है, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की जो सोचने का जगह है वो क्या है, नीति आयोग है, किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मे बी इन फ्यूचर नीति आयोग भी ना रहे अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, बट अभी 15 ईयर से गवर्नमेंट सेम है, तो नीति आयोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। नीति आयोग की जो प्रेजेंट कंपोजिशन है उसके अंदर कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, 4 आपके यूनियन मिनिस्टर हैं एज एक्स ऑफिसर मेंबर्स, और अदर यूनियन मिनिस्टर है स्पेशल इन्विटीज, और इनके साथ आपके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के सीएम हैं वो भी नीति आयोग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर वहां पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। नीति आयोग सभी सेक्टर से रिलेटेड चीजों को वर्क करती है। नीति आयोग का इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट गोल अगर आप नीति आयोग का देखोगे, डेवलपमेंट करना, हेल्थ सेक्टर के अंदर उस चीज से रिलेटेड काम करना, एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट को देखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं उनको प्रमोट करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहां पर नीति आयोग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अल्टीमेटली नीति आयोग के पास ये पावर नहीं है कि वो कोई भी पॉलिसी बनाए और उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दे। ऑफ कोर्स डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी, बट उस चीज को बनाने का काम नीति आयोग का है कि आप इस सेक्टर से रिलेटेड, इस सेक्टर के गोल्स को हम कैसे कर सकते हैं कवर, उससे रिलेटेड आप पॉलिसी बनाओ, फिर वो पॉलिसी गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट को पसंद आती है, फिर गवर्नमेंट उस चीज को इम्प्लीमेंट करती है, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं वही मेंबर्स आपके नीति आयोग के अंदर हैं। काफी जगहों पर काफी काम नीति आयोग ने ऑलरेडी किया भी है, जैसे कि आप देख सकते हो एक नेशनल फॉर्म बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिससे क्या हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट को प्रमोट ज्यादा किया जाए, वहां पर रेल सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, रोड सिस्टम को, एयर कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया गया, जो वहां पर पोटेंशियल हाइडल रिसोर्सेज थे उन रीजन्स के अंदर उनको प्रमोट किया गया, हाइडल पावर प्लांट सेटअप किए गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट की गई एग्रीकल्चर से, जिससे नॉर्थ ईस्ट का भी भला हो रहा है और साथ में इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होती चली जा रही है। उसके अलावा नीति आयोग ने हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल भी बनाई, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिमालयन रीजन के अंदर प्रमोट करने के लिए, और इससे नियरली 12 इंडियन स्टेट्स के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी ज्यादा प्रमोट हुई, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने गोल्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किए थे, उन सारे गोल्स को 2030 तक उनकी डेडलाइन है उस चीज को अचीव करवाने का, कि उस चीज को इंडिया से अचीव कैसे करवाना है, कौन सी पॉलिसीज लानी है, कौन से चेंजमेंट करने हैं, वो काम किसका है, वो काम आपके नीति आयोग का ही है। काफी जगहों पर जैसे आपका झारखंड मध्य प्रदेश का रीजन है, वहां पर भी काफी तरीके के एजुकेशन और हेल्थ चेंजेस किए गए ताकि वहां पे भी चीजें चेंज हो सके और चीजें बैलेंस में आ सके। साथ में काफी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी प्रोग्राम्स को काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी सेंटर स्कीम्स भी लाई जाती हैं, स्टेट स्कीम्स भी लाई जाती हैं जो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करती हैं, जिससे कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट हो सके, चीजें प्रमोट हो सके नेशनल लेवल के ऊपर भी, और हमारी जो लोकल मार्केट है वो भी प्रमोट हो सके, और जो इंडिया की ही चीजें हैं, चाहे वो इंडिया का क्राफ्ट है, चाहे वो इंडिया का आर्किटेक्चर, हर चीज इंडिया की भी प्रमोट हो सके। और नीति आयोग का ही काम है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को के अंदर भी इंडिया के इंडेक्स को इम्प्रूव कर पाए और चीजों को इस तरह कैसे इम्प्लीमेंट करे कि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी फुलफिल कर पाए। सोशल सेक्टर के अंदर भी काफी सारे काम जो है नीति आयोग को करना होते हैं। नीति आयोग काफी हेल्थ इंडेक्स के ऊपर ध्यान देती है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को पब्लिश करती है, जिससे कि हमें एजुकेशन सेक्टर का पता चलता है, हेल्थ इंडेक्स से हमें हेल्थ सेक्टर का पता चलता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स से हमें इंडिया के अंदर वाटर कंडीशंस का पता चलता है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे कि नीति आयोग शो करता है कि इंडिया के अंदर कैसी हेल्थ चल रही है, हेल्थ कंडीशंस है, कैसी एजुकेशन कंडीशंस है, कैसी वाटर कंडीशंस है। तो ये सारी वर्किंग है जो नीति आयोग को करनी होती है। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय